हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब बाय एम एस अली। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, जो यूपीएससी ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए बेनिफिशियल है। तो हम लोग हर एक लेक्चर में एक एक एक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज का पार्ट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो चलिए, आज हम लोग जो एक्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, ये वाला। इस एक्ट का जो उद्देश्य था, जो पर्पस था, वो था वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करना। और ये वर्किंग कंडीशंस को कौन रेगुलेट करेगी? जाहिर सी बात है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी सारे पॉइंट को देखेंगे इसमें। ठीक है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देन आई विल अपलोड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 के तहत जो वर्किंग कंडीशंस थी, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क, शिफ्ट, लीव्स, वेजेस एंड टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सबको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1946 में इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट लागू किया। ठीक है, इसका एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे ही लागू होती है जहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स मोर देन 100 हो। ठीक, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बनवाना ही पड़ेगा उस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को जहाँ पे 100 वर्कर से ज़्यादा काम कर रहे हो। लेकिन अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स को कंसिडर किए हुए बिना जो नेचर ऑफ वर्क है उसके हिसाब से स्टैंडिंग ऑर्डर को लागू कर सकती है उस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पर। ठीक, लेकिन जहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स कम हो और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस एक्ट को अप्लाई करना चाहती है, तो इस सिलसिले में 2 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को। किनके द्वारा? और ये जो प्रायर नोटिस देगा वो कौन देगा? ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देगा उस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को। ठीक है, अब पॉइंट ये आती है कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या चीज़ आती है और क्या नहीं आती है, जो कन्फ्यूजिंग होती है जब ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपका रेलवे आती है। ठीक, फैक्ट्री आती है, माइंस आती है, ऑयल फील्ड्स आती है। ठीक है, और वो सारे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लगती है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक, तो ये सबको इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कंसिडर किया गया है। लेकिन मिलिट्री हो गया, नेवल हो गया, एयरफोर्स हो गया, इसको इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, हम लोग हर एक लेक्चर में एक ही करके एक्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ताकि आप पे भी लोड ना आए और मेरे पे भी लोड ना आए। ठीक, अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो सकती है? चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर्मुलेट होगा उसको चेक करने के लिए अपॉइंट्स करती है किसको? सर्टिफाइंग ऑफिसर को। अब सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन होगा आपका? लेबर कमिश्नर हो सकता है या फिर रीजनल लेबर कमिश्नर हो सकता है। ठीक है, और ये क्या करती है? चेक्स स्टैंडिंग ऑर्डर इज़ फॉलोड और नॉट। ठीक है, कि वो जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये एक्ट अप्लाई हो चुका, ठीक है, तो अब इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को 5 कॉपी ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर का सबमिट करना पड़ेगा। किसको? सर्टिफाइंग ऑफिसर को। और कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। ठीक है, मान लो ये एक्ट अब उस किसी एक इंडस्ट्री पे लागू हो गया। ठीक है, तो 5 कॉपी जो ड्राफ्ट बनेगा स्टैंडिंग ऑर्डर का वो सर्टिफाइंग ऑफिसर को 6 महीने के अंदर ही सबमिट करवाना है। ठीक है, और फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर जो है वो नोटिस देगा ट्रेड यूनियन या फिर मजदूर को। ठीक, जैसे कि इस पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। लेकिन मान लो सर्टिफाइंग ऑफिसर का डिसीजन से किसी को आपत्ति हो या किसी को ऑब्जेक्ट करना हो तो वो कहाँ पे जाएगी? तो वो जाएगी आपका अपीलेट अथॉरिटी के पास। ठीक, लेकिन 30 दिन के अंदर ही जाना पड़ेगा। मान लो आज सर्टिफाइंग ऑफिसर ने डिसीजन दे दिया कि हाँ, आज से आपका स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट जो है वो आप पर लागू हो गया है। ठीक है, और क्या क्या आपको ड्राफ्ट बनवाना है, क्या क्या आपको चार्ट में लिखना है। ठीक, मान लो किसी को उस डिसीजन पे आपत्ति हो तो 30 दिन के अंदर
जो ही सर्टिफाइंग ऑफिसर डिसीजन दिया उसके 30 दिन के अंदर ही आपको अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील करना है, ठीक है। और अपीलेट अथॉरिटी का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है, ठीक है। और 7 दिन के बाद मतलब जो डिसीजन फाइनल आया अपीलेट अथॉरिटी से, आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शन, उसके 7 दिन के बाद ये स्टैंडिंग ऑर्डर जो होता है वो अप्लाई हो जाती है उस इंडस्ट्री पे, ठीक। लेकिन अगर कोई अपील या ऑब्जेक्शन नहीं आता है, ठीक है, जब सर्टिफाइंग ऑफिसर अपना डिसीजन दिया और कोई अपील या ऑब्जेक्शन नहीं आया, ठीक है, तो इसमें 30 दिन के बाद बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडिंग ऑर्डर जो थी वो लग जाती है उस इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। अब स्टैंडिंग ऑर्डर जो होगा वो आपको इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में हो सकता है, ठीक है। ये स्टैंडिंग ऑर्डर क्या मतलब है, समझ लो एक चार्टर टाइप का है, ठीक है, कि यहाँ पे वर्किंग आवर्स जिसमें लिखा हुआ रहेगा और जो भी सेफ्टी टूल्स हैं वो वगैरह सब लिखा हुआ रहेगा, ठीक। अब स्टैंडिंग ऑर्डर को इंटरप्रेट कौन करेगा, वो करेगा आपका लेबर कोर्ट, ठीक है, कि स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं और किस तरह से लिखी हुई हैं, इसको इंटरप्रेट करने वाला कौन है, आपका लेबर कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर स्टैंडिंग ऑर्डर में किसी भी तरह का अगर मॉडिफिकेशन करना है तो वो जनरली हर 6 महीने में करना है, ठीक है। अगर मेंटेन नहीं किया जाता है स्टैंडिंग ऑर्डर को तो 5,000 का पेनल्टी है, ठीक। अब देखते हैं, मान लो कोई व्यक्ति अभी सस्पेंड किया गया है, ठीक है, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, ठीक है। तो अगर कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चलती है तो उसको सबसिस्टेंस अलावेंस का प्रोविज़न इसमें डाल के रखा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 के अंदर। सबसिस्टेंस अलावेंस क्या होता है, मान लो ज़िंदगी गुजारने के लिए जो मिनिमम चाहिए, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस अलावेंस बोलते हैं, ठीक है। तो 90 दिन तक मान लो सस्पेंशन अभी है, उस सस्पेंशन में है अभी वो, और अभी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी चल रही है उसके ऊपर, ठीक है, उस व्यक्ति के ऊपर, तो 90 दिन तक उसको 50% वेज मिलेगा, ठीक है, जितना भी उसका सैलरी बन रहा था, ठीक है, 50%, और 90 दिन के बाद उसको 75% ऑफ हिज या हर वेज मिलेगा, ठीक। तो यहाँ तक आई थिंक कि आपको जो कॉन्सेप्ट है इस एक्ट के अंदर वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको रिवाइज करिए और क्या ही बोलें, ठीक है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। और आपको अगर कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए टू द नीडी एक्सपीरियंस। थैंक यू।